ओके। स्वागत है आपका दोस्तों ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और ये जो एक वर्ष के करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसका 11वां लेक्चर है। और धन्यवाद आप लोगों का, अभी तक जो 10 लेक्चर हो चुके हैं उसे आप लोगों ने जो है बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया है और आप लोगों को काफ़ी जो है समर्थन मिला है इस चीज़ के लिए। कंटेंट को मैक्सिमम लोगों ने अच्छा बताया है और हमारी भी कोशिश रहती है कि दोस्तों आपको बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। बस आपसे दोस्तों बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी 10 पार्ट पढ़े हुए हैं, वीडियो पढ़े हुए हैं, तो आप उन्हें वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपकी तैयारी में एडिशन जब ही होगा दोस्तों जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। आप पहले वीडियो को, जैसे मान लो कोई नया व्यूअर्स स्टार्ट करना चाहता है तो आप जैसे करंट में जो जैसे 11वां लेक्चर है तो वो तो है ही, उसे देख लेना। और अगर फिर शुरुआत से आपको देखना तो पहला वीडियो देखो अच्छे से, फिर उसके बाद उसकी पीडीएफ पड़ी हुई है वो पीडीएफ पे जाना रिवीजन के लिए, तो बेहतर आपकी जो है नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज में एडिशन होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप केवल पीडीएफ देखोगे, वीडियो नहीं देखोगे, थोड़ा सा देख के छोड़ दोगे तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपके लिए चीजें वैसी ही रहेंगी जैसे आप एक शॉप पे जाते हो, मैगजीन खरीदते हो, शॉप से मैगजीन लेते हो और पहले दिन उसे बहुत मन से जो है आप खुश रहते हो, पढ़ने का मूड बनाते हो, 2 पृष्ठ मतलब पढ़ते हो और उसके बाद वो मैगजीन पूरे महीने आपके जो है जो भी रैक है बुक रखने की उसमें रखी रहती है। और फिर ऐसी हर महीने की मैगजीन का जो है ढेर हो जाता है और वो मैगजीन पढ़ी नहीं जाती। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरा आपसे यही जो है एक आग्रह है कि आपको क्या काम करना है, वीडियो देखना है अच्छे से और फिर उसके बाद पीडीएफ को उसका बार बार रिवीजन करना है। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों इसमें से बोल रहे हैं कि अगर आप वीडियो देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं पढ़ाते हुए डिस्कस कराता हूँ, वहाँ आपको पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप वीडियो देखोगे, समझोगे उसे, तो चीज़ें आपके याद रहेंगी। और वरना उससे कोई फायदा नहीं है। बुक आपके ड्रॉवर में रखी है, मतलब आपकी रैक में रखी है, या बुक आपके पास जो है बुक सेलर की शॉप में रखी है, बात एक ही है। तो आपको बस क्या काम काम करना है दोस्तों, वीडियो देखना है, अच्छे से सारे वीडियो देखने हैं और उसके बाद जो है पीडीएफ से रिवीजन करना है और एग्जाम के पास में फिर 1-2 बार वीडियो देख लेना है और रिवीजन कर लेना है पीडीएफ से। ठीक है दोस्तों। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना भी करंट अफेयर इस सीरीज में होगा तो ये बिल्कुल करंटली है और आपके एग्जाम में यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, आप इस चीज का विश्वास रखिए। बस आप अच्छे से जो है इसे रिवीजन कीजिए। और दोस्तों ये चैनल आपकी सक्सेस में पाथ बनने जा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आपका पाथ जितना मजबूत हो उतनी ही जो है शिद्दत के साथ ये आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में आपकी हेल्प करेगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और अपने रिलेटिव या अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी जो है बताएं, क्योंकि ये चैनल उनके जो सक्सेस में के लिए भी पाथ बने और वो लोग भी अपनी जो है जो एम है उसे प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर, पार्ट नंबर 11। और पहला क्वेश्चन आपका है हाल ही में चर्चा में रहा जो मिलन आपके पास 2T, हाल ही में चर्चा में रहा मिलन 2T क्या है? तो दोस्तों ये एक उपग्रह है, यह एक प्रकार की रडार है, यह एक प्रकार का टेलीस्कोप है, यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो दोस्तों आपको बताना है क्या है ये। तो जो मिलन 2T है दोस्तों, ये आपके पास एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इस मिसाइल का जो प्रयोग है दोस्तों, ये एंटी टैंक का मतलब ये होता है दोस्तों, टैंक जो टैंक होते हैं आपने देखा होगा जो चैन के थ्रू चलते हैं,
जब युद्ध की चीजें आती, तोप लगी हुई होती हैं जिन पे, उन्हें टैंक बोला जाता है। तो ये एंटी टैंक जो है गाइडेड मिसाइल है, और इसका यूज जो है, इस मिसाइल का यूज सबको याद होगा 1999 के कारगिल युद्ध में हुआ था। कारगिल युद्ध में हुआ था दोस्तों इसका यूज। तो कारगिल युद्ध जो हुआ था दोस्तों, उसमें इसका जो है बहुत ही अच्छे से यूज हुआ था। इसने पाकिस्तानी सेना के जो बंकर थे उन्हें खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए मिलन 2T क्या है, तो ये एक जो है एंटी गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने न्यूट्रिनोस के अध्ययन हेतु पानी के अंदर टेलीस्कोप तैनात किया है? यानी कि पानी के अंदर ही टेलीस्कोप ये तैनात कर दिया है, किस चीज के लिए? न्यूट्रिसोम के अध्ययन हेतु। तो दोस्तों पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिसोम क्या होता है। तो ये जो न्यूट्रिसोम है दोस्तों, ये एक बहुत छोटे कण होते हैं, यानी कि सबसे छोटे कण। सबसे छोटे कण होते हैं दोस्तों ये, और इन्हें देखना जो है आंखों से मुश्किल होता है, इसलिए जो है इनके लिए टेलीस्कोप का यूज किया गया है। कहाँ किया गया है? 4 देशों के नाम दे रखे हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। तो दोस्तों ये आपके पास रूस में लगाया गया है टेलीस्कोप, और ये बेकाल झील जो है रूस में, ये जो बेकाल झील है, बेकाल झील के अंदर और ये दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एक टेलीस्कोप पानी के अंदर लगाया गया है न्यूट्रिनोस के अध्ययन के लिए, किस देश में लगाया गया है? तो रूस में। किस झील में लगाया है? तो बेकाल झील में, और बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और न्यूट्रिनोस क्या है? ये सबसे छोटे कण होते हैं विश्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के 2 नाम हैं आपके पास, एक आपका सोन चिड़िया, और दोस्तों एक आपका गोडावन। ये दोनों नाम भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैं। तो दोस्तों किस देश का राजकीय पक्षी है ये आपका राजस्थान का राजकीय पक्षी है। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है दोस्तों, ये भारी पक्षियों में उड़ने वाला पक्षी है, यानी कि वजन इसका काफी होता है फिर भी ये उड़ता है, ठीक है। मतलब वजन के मामले में भारी पक्षी जो होते हैं उसी में से ये जो है एक उड़ने वाला पक्षी भी है। और दोस्तों जो वन्य जीव के लिए जो आपके पास WPA होता है, यानी कि आपके पास जो वर्ल्ड वाइड यानी वन्य जीव जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन के जो अधिनियम होता है, एक्ट जो होता है, यहाँ पे वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, उसमें ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पहली सूची में रखा गया है। पहली सूची में रखने का मतलब ये दोस्तों, इसके शिकार पर या इसकी तस्करी पर बिल्कुल पूर्ण रूप से पाबंदी है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कानूनी अपराध है ये। और दूसरा एक दोस्तों IUCN होता है, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
ये इंटरनेशनल लेवल पर संस्था होती है जो मतलब एनवायरनमेंट को लेकर और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काम करती है। इसकी दोस्तों एक रेड लिस्ट होती है इसकी, और रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, जिसे इंग्लिश में बोला था क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बने, जैसे क्वेश्चन था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का पक्षी है, तो आंसर हुआ राजस्थान। एक दूसरा क्वेश्चन हुआ कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में जो है इसे किस श्रेणी में रखा गया, तो पहली में ये हो गया। एक IUCN की रेड लिस्ट की किस श्रेणी में रखा गया है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में या गंभीर रूप से संकटग्रस्त में। तो ये कई क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि गोडावन जो है या सोन चिड़िया किस पक्षी का नाम है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ठीक है, कभी कभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जगह अगर गोडावन दे दें राजस्थान का राजकीय पक्षी, तो आप वहां जो है मैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनना है उसका निर्माण आपके भारत में ही किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। और ये क्या काम करेगा, जम्मू कश्मीर को अन्य भारत से जोड़ेगा, यानी भारत जम्मू कश्मीर से अलग जो भारत है उससे जम्मू कश्मीर को जोड़ेगा। और किस नदी पे बनाया जा रहा है दोस्तों, तो ये आपका चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। चिनाब, तो ये चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है दोस्तों। और कहाँ बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में। अगर देश की बात करें तो भारत में विश्व का सबसे ऊंचा जो है पुल बनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है, भारत में। और भारत में भी जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ, चिनाब नदी पे। तो 3-4 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश द्वारा अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि ग्राउंड के अंदर मिसाइल सिटी बनी हुई है। देखो जब मिसाइल सिटी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसाइलें वहां होंगी। तो कौन सा देश बना रहा है दोस्तों, ये बना रहा है आपका ईरान। ईरान जो है अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का निर्माण कर रहा है। और यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ विदेशी हमले से बचने के लिए जो है मिसाइलों को जो है बड़े स्तर पर रखा जाएगा, यानी अपनी मिसाइलों को छिपा कर रखा जाएगा ताकि विदेशी जो है कोई अमेरिका या कोई भी विदेशी देश उन मिसाइलों को नष्ट ना कर सके। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा देश अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का निर्माण कर रहा है, तो वो आपका हो जाता है ईरान। ठीक है, पूछे क्यों कर रहा है निर्माण, तो सीधी सी बात है मिसाइलों को सेव करने के लिए अपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस ट्रांसमैन अभिनेता को टाइम मैगजीन एक फेमस पत्रिका है दोस्तों, उसके कवर पेज पे यानी फ्रंट पेज पे बिल्कुल जगह दी गई है। यानी ऐसा कौन सा ट्रांसमैन अभिनेता है। ट्रांसमैन का मतलब होता है दोस्तों जो ट्रांसजेंडर होते हैं उसमें जो मैन होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अभिनेता है जिसे टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दी है। तो दोस्तों वो अभिनेता आपके पास इलियट पेज हैं और इन्हें ऑस्कर के लिए नामांकित भी किया गया है। नामांकित भी किया गया है, तो इन्हें ऑस्कर के लिए नामांकित भी किया गया है।
और ये पहले पहले हैं, ये भी ध्यान रखना, पहले ट्रांसमैन हैं, ये पहले ट्रांसमैन है दोस्तों जिन्हें टाइम मैगजीन में जो है, जो कवर पेज है उस पर जगह मिली है। तो आपको याद रखना है कि टाइम मैगजीन में किस ट्रांसमैन अभिनेता को कवर पेज पर जगह मिली है, तो वो है इलियट पेज। बस इतना याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका, आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देखो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक बन जाता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आईक्यू एयर के द्वारा। और भारत का कौन सा सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों? वो आपका है गाजियाबाद। और सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि इसने 30 शहरों की सूची 30 शहरों की सूची में जो भारत के शहर हैं दोस्तों, भारत के 22 शहर हैं, यानी इसमें वर्ल्ड लेवल पे जितने प्रदूषित शहर हैं 30, उसमें से भारत मतलब भारत के 22 हैं और उनमें भी गाजियाबाद पहले नंबर पे। तो आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? तो आईक्यू एयर के द्वारा। और 30 शहरों की सूची इसने निकाली है और उसमें 22 शहर भारत के हैं और उनमें भी गाजियाबाद जो है वो पहले नंबर पर आता है पोल्यूशन के मामले में। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में माउना लोया ज्वालामुखी अपनी सक्रियता के कारण चर्चा में रहा, यानी कि यह एक्टिव ज्वालामुखी है, वो इसमें विस्फोट हो गया। तो 21 देश में दोस्तों, तो माउंट लोया ज्वालामुखी दोस्तों आपका अमेरिका में है और अमेरिका के हवाई द्वीप में, ये अमेरिका के हवाई द्वीप में है। ठीक है, माउंट लोया। और दोस्तों अभी पीछे चर्चा में रहा था माउंट एंटना, जो पीछे चर्चा में रहा था माउंट एटना द्वीप जो ज्वालामुखी था वो सिसिली द्वीप में था। ये माउंट एंटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप में, और ये कहां था दोस्तों? इटली में। ये भी आपको याद रखना है। और माउंट मेरापी कहां था? इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया में था। ये सब चर्चा में रहे दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है। माउंट एंटेना सिसिली द्वीप पर है और ये जो माउना लोया आपका अमेरिका में हवाई द्वीप में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। ये आपको याद रखने हैं, ये चर्चा में रहे ज्वालामुखी और सारे सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों वो होता है जिसमें उद्गार होता रहता है, जिसमें विस्फोट होता रहता है और लावा बाहर निकलता रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। समय समय पर ये चीजें होती रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चेमनचेरी पुनीरमण नायर का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय संगीत में को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं? जो चेमनचेरी पुनीरमण नायर हैं दोस्तों, वो किस शास्त्रीय संगीत को मतलब प्रसिद्ध करने के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये जो प्रसिद्ध करने के लिए आते हैं, ये कथकली जो नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य, उसे केरल में
इन्होंने लोकप्रिय बनाया, केरल में लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों इन्होंने केरल में जो है कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है उसे लोकप्रिय बनाया, और इन्हें 2017 में पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार जो है वो मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में जो मृत्यु हुई है ये कहाँ के शास्त्रीय गायक थे, तो ये थे केरल के, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कि किस शास्त्रीय संगीत को उन्होंने केरल में प्रसिद्धि दिलाई, कथकली को, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहां से। चेमनचेरी कोनीरमन नायर, ये आपको याद रखना है, केरल के हैं और कथकली नृत्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में वर्ल्ड स्किल सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है? तो दोस्तों वर्ल्ड स्किल सेंटर का शुभारंभ आपके ओडिशा में किया जा रहा है। ये कौशल विकास केंद्र है, ये उन्नत कौशल विकास केंद्र। यहां जो है दोस्तों जो ITI होता है और जो पॉलिटेक्निक होता है, जो ITI होता है पॉलिटेक्निक होता है, इन लोगों के लिए जो है कौशल से संबंधित यानी स्किल से संबंधित यहाँ पर प्रशिक्षण होगा। और ये जो वर्ल्ड स्किल सेंटर है, पहला क्वेश्चन उड़ीसा में है, दूसरा ये उन्नत कौशल विकास केंद्र है जहां पर राज्य के जो ITI और जो पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उन लोगों के लिए जो है प्रशिक्षण का कार्य यहाँ किया जाएगा, और दीर्घ स्तर पर जो है विनिर्माण और सेवाएं यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल है ओनली एग्जाम फोकस के नाम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या आपकी तैयारी में इंक्रीमेंट किया है हमारे जो कंटेंट है, तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और जो नए व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं, कौन कौन से कोर्स लॉन्च होने वाले हैं और कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। सारी जानकारी आपको मिल जाए, इसलिए आप जो है YouTube चैनल को हमारे ओनली एग्जाम फोकस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल के नाम से, इसे भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लेक्चर की आपको PDF मिल जाएगी, और संस्थान से रिलेटेड कोई भी जानकारी है क्लास की या किसी प्रकार की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। और फेसबुक पेज पे हमारे जो फेसबुक है वहाँ भी ये चैनल है, वहाँ भी आप उसे जो है लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में या चैनल से जुड़ने में, तो ये नंबर है आपका, इस WhatsApp नंबर पर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं और उसका समाधान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज मतलब लाइक जरूर करते रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका जो है सपोर्ट मिलेगा तो हम लोगों का भी विश्वास बढ़ेगा, और हम लोग भी पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए आपकी हर मुश्किल में जो है खड़े रहेंगे। संस्थान आपके साथ खड़ा रहेगा और कोशिश की जाएगी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बेहतर तरीके से सिखाने की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द बिटकॉइन क्या है? दोस्तों बिटकॉइन जो है इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं बिटकॉइन को। तो हाल ही में चर्चा में रहा क्या है? ये आपके पास एक फुटबॉल क्लब का नाम है, RBI द्वारा जारी एक मुद्रा है, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई मुद्रा है, यह एक डिजिटल करेंसी है। तो जब क्रिप्टो करेंसी नाम लिखा हुआ है दोस्तों,
ठीक है, नहीं थोड़ा सा यहाँ से भी दिमाग लगा लेते हैं। यहाँ ये भी करेंसी है वैसे तो, लेकिन ये एक डिजिटल करेंसी है, एक आभासी वर्चुअल करेंसी है। ये आपके पास जो बिटकॉइन है एक डिजिटल करेंसी है। इसमें क्या होता है दोस्तों ये पीयर टू पीयर प्रणाली पर आधारित है। यानी पर्सन टू पर्सन। और इसमें जो दोस्तों एक्स मतलब वो होता है लेन देन होता है वो कूटबद्ध होता है। लेन देन कूटबद्ध होता है। कूटबद्ध का मतलब होता है इनक्रिप्ट। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो शुरू में लिखा हुआ आता है कि मैसेज जो है वो इनक्रिप्टेड है, यानी कि वो किसी और को नहीं देखेंगे। तो ऐसे दोस्तों इसमें भी लेन देन जो होता है वो किसी और को नहीं दिखता, केवल उस व्यक्ति को दिखता है। पर्सन टू पर्सन जो उस ग्रुप में जुड़े हुए होंगे उन्हें पता चलेगी, ठीक है, कि हाँ लेन देन हुआ। किसे हुआ ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो बस आपसे पूछा जाता है बिटकॉइन क्या है, तो आप बताओगे एक आभासी मुद्रा है और ये पीयर टू पीयर प्रणाली पर आधारित है और इसमें लेन देन कूटबद्ध होता है, ठीक है। और रिजर्व बैंक ने इस पे जो आरबीआई है, आरबीआई ने दोस्तों इस पे इसे मान्यता नहीं दी, इसे मान्यता नहीं दी आरबीआई ने और वित्त मंत्रालय ने। तो ये अभी हमारे देश में जो है मान्य नहीं है, ठीक है। लेकिन चल रही है ये आपके पास इंटरनेशनल लेवल पे, आज भी लेन देन होता है, लोग करते भी हैं बहुत लोग, ठीक है। लेकिन ये गैर कानूनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा RH 560 क्या है। तो दोस्तों RH 560 जो है चर्चा में रहा, क्या है, किसी उपग्रह का नाम है या कोई वायरस है या कोरोना का टीका है कोई, या फिर साउंडिंग रॉकेट से। तो दोस्तों RH 560 जो है ये आपका साउंडिंग रॉकेट से इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका दोस्तों ये साउंडिंग रॉकेट से, ठीक है। RH 560 ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व के पहले प्लेटिपस क्या होते हैं दोस्तों, एक प्रकार का ये जानवर ही होता है जो बिल खोदने वाले चूहे जो होते हैं उसके टाइप का ही होता है ये, ठीक है। मैंने लिख भी दिया वैसे ब्रैकेट में कि जो बिल खोदने वाले चूहे हैं जैसी जानवर की एक प्रजाति है ये प्लेटिपस। तो इसका अभ्यारण्य जो है वो किस देश में किया जा रहा है, अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में बनाया जा रहा है, और ये विश्व का पहला अभ्यारण्य होगा दोस्तों प्लेटिपस के लिए। तो किस देश में मनाया जा रहा है, ये आपका मनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो हमारा कोशिश ये है कि आपको याद कराने की, अगर आपको याद करना है तो बोलोगे आप कि विश्व का पहला प्लेटिपस बनने अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, तो सीधा आंसर निकलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ आप वीडियो को अच्छे से देखो, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आप करते हो, और उसके बाद आप मतलब PDF से रिवीजन करते रहो बार बार, ठीक है। तो ये आपको करना ही होगा अगर आपको नॉलेज में एडिशन लेना है तो। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो आपका 15 मार्च 2021 को मनाया जाता है। और कमेंट करते ना, जिन लोगों को मालूम है चीजें वो कमेंट करते रहे, ठीक है। और उनके कमेंट का वैसे कोशिश की जाती है आंसर देने की, और अगर किसी वजह से आंसर नहीं दिया जाता तो कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है वो चीजों को समझना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी कमेंट का आंसर नहीं दिया जाता है तो वो ये ना सोचा कि मेरे कमेंट का आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, फर्स्टली मोटिव है चीजों को समझना। चीजें आपके समझ में आ रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो बस यही हमारा मोटिव होना चाहिए, आपको सिखाना, ठीक है।
कमेंट अगर आपको उस समय नहीं पढ़े गए तो बात को तो पढ़े ही जाते हैं, तो आपके कमेंट का रिप्लाई आपको बात को भी मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमें जो उसके क्वेश्चन के कुछ शब्द ऐसे होते हैं उन पर ध्यान देना होता है। जैसे अभी T20 जो मतलब इंटरनेशनल फॉर्मेट है क्रिकेट का, उसमें भारत के किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं? तो दोस्तों युजवेंद्र चहल, ये जो लेग स्पिनर हैं भारत के, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। 100 मैच में इनके दोस्तों 60 विकेट हैं, सबसे ज्यादा हैं। और 59 जो विकेट हैं दोस्तों वो बुमराह के हैं। ठीक है नहीं, बुमराह, जसप्रीत बुमराह ऐसा कुछ नाम है इनका। ठीक है, तो ये बुमराह के हैं आपके पास। फिफ्टी 59 और 60 विकेट युजवेंद्र चहल के हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट किसके? युजवेंद्र चहल के। ठीक है, किस भारतीय के? 100 मैचों में। आगे बढ़ेंगे, T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है साहब अभी तक पूरे विश्व में? तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रन बना लिए पूरे विश्व में ही है। तो T20 जो फॉर्मेट है दोस्तों, उसमें जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं पूरे विश्व में, पहले पूरे विश्व के, वो आपके पास विराट कोहली। इन्होंने दोस्तों 3000 रन बना रखे हैं, 3000 रन बनाए हैं। तीन हजार रन बनाए इन्होंने। कितने में मतलब आपके पास मैच का तो चलो नहीं पता खैर, लेकिन ये पता है कि 3000 रन इन्होंने बनाए सबसे ज्यादा विश्व में। और दोस्तों दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर विराट कोहली, दूसरे नंबर पे आपके ये मार्टिन गुप्टिल हैं। ये मार्टिन गुप्टिल ये आपके दूसरे नंबर पे दोस्तों। तीसरे नंबर पर आपके रोहित हैं, रोहित शर्मा। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व के जो T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो आपके विराट कोहली हैं, दूसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल हैं, और फिर आपका रोहित शर्मा का नाम आता है तीसरे नंबर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए हिंदी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी जो है ये दोस्तों मतलब जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, तो कुल मिलाकर दोस्तों 24 भाषाओं में ये जो है पुरस्कार देती है हिंदी साहित्य अकादमी। संविधान में जो 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं 22 प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, तो 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। इस बार हिंदी का किसे मिला है? हिंदी श्रेणी में आपका मिला है अनामिका को। अनामिका जो है उन्हें हिंदी में मिला है, हिंदी श्रेणी में। और दोस्तों ये जो अरुंधति सुब्रमण्यम है, इन्हें इंग्लिश के लिए मिला है, इन्हें अंग्रेजी के लिए मिला है, और इन्हें हिंदी के लिए। और ये जो बिरप्पा मौर्य दोस्तों, इन्हें कन्नड़ के लिए मिला है, कन्नड़ जो कर्नाटक में बोली जाती है। और ये सूर्य वाला, इन्हें जो भारत भारती सम्मान मिला है, इन्हें भारत भारती।
ठीक है। और इसमें इनकी जो पुस्तक है वो है आपके पास टोकरी के दिगंत, उसके लिए मिला इन्हें अंग्रेजी में दोस्तों मिला है। ये थोड़ा सा आएगा नहीं आपको, टोकरी के दिगंत के लिए अंग्रेजी में ये आपकी इनकी जो पुस्तक है दोस्तों, तो वो आपके पास व्हेन गॉड इज ट्रैवलर, जब गॉड जो है वो यात्री है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, एक तो ये याद रखना है हिंदी जो साहित्य अकादमी है दोस्तों, हिंदी साहित्य अकादमी है, ये आपकी 1954 में जो है गठित हुई थी। ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी। तो आपसे पूछा है हिंदी साहित्य अकादमी कब गठित हुई, 1954 में। कितनी भाषाओं में पुरस्कार देती है, 24 में। 22 संविधान की सूची प्लस आपके पास एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। दूसरा, इस बार हिंदी श्रेणी में किसे मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, अनामिका को, टोकरी के दिगंत के लिए। इंग्लिश में आपके पास अरुंधति सुब्रमण्यम को, अंग्रेजी की पुस्तक है गॉड इज व्हेन गॉड इज ट्रैवलर, ठीक है नहीं, उसके लिए। कन्नड़ के लिए ब्रप्पा मौली को मिला है। और ये डॉक्टर सूर्यवाला जो है ना भारत भारती सम्मान मिला है। तो कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसी वजह से हम आपसे बोलते हैं कि आपको हर वीडियो को देखना है पूरा, क्योंकि उसके अंदर कई सारे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं और उसके बाद फिर पीडीएफ से रिवीजन करना है। और कॉपी पेंसिल लेकर बैठे आप, क्योंकि कोई भी अगर नई चीज होती है उसे एकदम लिख लिया करें और उसके बाद उसे अपने रिवीजन में लाएं, तो इससे आपको नॉलेज में बहुत ज्यादा एडिशन होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने तलवारबाजी में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? किस महिला खिलाड़ी ने किया है दोस्तों? भारत की पहली महिला खिलाड़ी है ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी। भारत की आपके पास पहली महिला खिलाड़ी, जिन्होंने तलवारबाजी के लिए जो है टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई किया, उनका नाम है दोस्तों, नाम उनका ये आपके पास सीए भवानी देवी जो है वो पहली तलवारबाज हैं भारत की जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 2021 को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारण के देशों वाली सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 5 मार्च 2021 को जो विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का जो है चौथा स्थान है। पहले आपको पता होना चाहिए कि विदेशी मुद्रा भंडारण क्या होता है दोस्तों। किसी भी देश के पास जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का भंडारण होता है उसे विदेशी मुद्रा भंडारण कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है विदेशी मुद्रा भंडारण, यानी विदेश की मुद्रा जो इकट्ठी होती है। वैसे ज्यादातर आज के डेट में डॉलर का ज्यादा मांग है, तो जिसके पास ज्यादा डॉलर इकट्ठे होंगे उसे विदेशी मुद्रा भंडारण उसका उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा के भंडारण को विदेशी मुद्रा भंडारण कहा जाता है। तो इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? अभी हाल ही में भारत ने रूस को पीछे छोड़कर चौथा स्थान बना लिया है। पहले नंबर पर कौन है, यानी कौन सा विश्व में ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा है? वो है आपका चीन। दूसरे नंबर पर आपका जापान, इनका विदेशी मुद्रा भंडारण काफी मजबूत है। तीसरा आपका
स्विट्जरलैंड, और चौथा आपका अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो ये 4 देश हैं जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। जिसके पास, वो कहते हैं ना, जिसकी बैंक में पैसे होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होता है। तभी तो ये चाइना जो है सबको चलाए फिरता है, ये इसके पास काफी बड़ा मुद्रा भंडारण है। ठीक है, उसी हिसाब से जापान भी यही, और ये पूरे विश्व में चाइना जो है अपनी इन्फ्लुएंस जो है पैसे के दम पे करता है। लोग मतलब देशों को कर्ज देता है, और इतना कर्ज देता है दोस्तों कि उससे उतारा ना जाए, और फिर उसकी कोई सामरिक रूप से जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है या कोई ऐसी जगह है उसे फिर लीज पे ले लेता है 100 साल के लिए। दोस्तों 100 साल में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो चाइना की ये नीति है, पर चलो कोई नहीं, अब उसके पास है तो है, हमें तो उसके बराबर तक पहुंचना है, कोशिश यही करनी है। प्यारा भारत इस समय परेशानी में चल रहा है, तो कोई नहीं, हर मुश्किलों का हल निकलेगा दोस्तों, हर मुश्किलों का हल निकलेगा। जमी बंजर ही सही, उससे भी जल निकलेगा। ना हो मायूस, ना हो मायूस अंधेरों से मेरे दोस्तों, किसी काली रात के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा, मतलब इसी रात के काले दामन से सुनहरा कल निकलेगा, इसका मतलब यह कि भारत की जो परेशानियां हैं वो खत्म होंगी। ईश्वर जो है मतलब ये चीजें आसान करेगा, और हम इंडियंस हर उसका डट के मुकाबला करेंगे, और इस कोरोना को भी हम हराएंगे। सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। किस राज्य द्वारा काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सिद्धार्थनगर। ये दोस्तों सिद्धार्थनगर में मनाया गया है। एक उत्तर प्रदेश की स्कीम थी, 1 जिला, यानी एक जिला एक उत्पाद। इस जो कार्यक्रम था उसके तहत ये काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। कहाँ? सिद्धार्थनगर जिले में। और सिद्धार्थनगर कहाँ? यूपी में। 4 क्वेश्चन बन गए। और ये दोस्तों काला नमक जो है ये उस जिले का महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट किया जाता है। और काले नमक को दोस्तों, काला नमक चावल, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग भी मिला है दोस्तों। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, यानी जिस क्षेत्र में कोई चीज होती है जनरली, जैसे काला नमक चावल है तो सिद्धार्थनगर का फेमस है, तो ये सिद्धार्थनगर के एरिया में होता है, इसलिए वहां जिसे जीआई टैग दे दिया। कोई व्यक्ति काले नमक चावल का एक्सपोर्ट अगर कर रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि ये जो है काला नमक चावल वाराणसी में पैदा होता है। नहीं, ये सिद्धार्थनगर का जो है मेन प्रोडक्ट है, इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसे जीआई इंडिकेटर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्षेत्र विशेष को इंगित करता है। जीआई इंडिकेटर क्षेत्र विशेष में बता देता है कि ये वस्तु इस क्षेत्र विशेष की मुख्य फसल है। ठीक है, या मुख्य एक्सपोर्ट वस्तु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण की समस्या के निपटान के लिए समर अभियान चलाया है? किसके निपटान के लिए दोस्तों? कुपोषण के लिए। कुपोषण की समस्या के निपटान के लिए समर अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में शुरू किया आपके झारखंड ने। इसने क्या कुपोषण की समस्या को निपटाने के लिए, इसमें महिलाओं में ये एनीमिया जो मतलब कमजोर हो जाती है, जिसमें महिलाएं टैकल करेगा, एनीमिया को टैकल करेगा, एनीमिया को टैकल और कुपोषण की समस्या का समाधान करेगा। और दोस्तों एक तो थोड़ा सा ये तो हो गया, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि समर अभियान कहाँ चला गया तो झारखंड में किस चीज के लिए,
कुपोषण को खत्म करने के लिए। एक दोस्तों, जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस था, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को जो मनाया गया था पीछे क्वेश्चन में, उसकी दोस्तों थीम मैं थीम भूल गया वहां बतानी। वो थीम है उसकी टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आप इसे नोट डाउन कर लो कि उसकी थीम थी, जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस था 15 मार्च 2021 को मनाया गया, टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन, इस वर्ष की थीम थी ये। ठीक है, तो ये मैंने याद आ रही, मेरे अच्छा हुआ तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य, अगर आपने एक बार देख लो, अगर नोट कर रहे हो तो देख सकते हो, और नहीं तो वीडियो को जो है पॉज करके देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी बटालियन स्थापित की गई हैं। किस राज्य सरकार द्वारा? यानी अभी जो मतलब महिलाएं हैं, जो महिला योद्धा हैं, वीरांगना जिसे बोला जाता है, उनके नाम पर 3 बटालियन स्थापित की गई हैं। तो वो अभी की गई है आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। पीएसी क्या होती है? प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबिलिटी फोर्स होती, मतलब वो एक पुलिस होती है। ये यूपी में है आपके पास पीएसी, और और जगह भी होती होगी। तो अभी 3 बटालियन का मतलब नियुक्त की गई हैं, स्थापित की गई है। कौन किस स्टेट में? यूपी में, वीरांगनाओं के नाम पर। तो ये जो इस मतलब जिस उपलक्ष्य जिस मौके पर की गई है ये बटालियनों का जो घोषणा है, वो वीरांगना अवंतीबाई का इनका दिवस था, जयंती कुछ, या इनका जो मतलब शहीदी दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में जो है शहीदी दिवस होगा। तो जो अवंतीबाई थी वीरांगना, एक इनका शहीदी दिवस पर जो है इन 3 पीएसी बटालियन की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश सरकार में। क्वेश्चन ये बनता है, अगर पूछा जाए आपसे किस स्टेट में 3 पीएसी बटालियन की स्थापना की गई है, महिला बटालियन, महिला योद्धाओं के नाम पर, तो वो आपके पास है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021, अगर आपसे पूछा जाए शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 किस शहर में आयोजित किया गया, जिसे कौन आयोजित करता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो दोस्तों किस शहर में आयोजित किया गया है अभी ये? तो ये भी आपका आयोजित किया गया है दोस्तों दिल्ली में। तो ये शूटिंग जो वर्ल्ड कप है ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन वो ज्यादा नहीं पूछता है। वन लाइनर क्वेश्चन में केवल ये आता है कि ये विश्व कप तक कि कहाँ पे ये आयोजित किया गया। तो शूटिंग वर्ल्ड कप विश्व कप जो है 2021 कहाँ ये क्या है? दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वन धन विकास योजना के तहत किस राज्य को आदर्श मॉडल घोषित किया गया है? तो दोस्तों वन धन विकास योजना जो है ये दोस्तों आदिवासियों के विकास के लिए है। आदिवासियों के विकास के लिए, या आदिवासियों के लिए विकास के लिए। इसमें क्या होगा दोस्तों? ये मतलब वन धन विकास सेंटर खोलेंगे हर मतलब जगह आदिवासी एरिया में जहाँ। तो वहाँ क्या होगा दोस्तों? आदिवासी के जो इनके प्रोडक्ट होते हैं जो वनों से ये लेकर आते हैं,
ठीक है। तो वो प्रोडक्ट इन बंधन विकास सेंटर में जाके बेच देंगे और उन्हें पैसे मिल जाएंगे, और ये फिर ये सेंटर क्या काम करेगा, उस प्रोडक्ट को फिर एक्सपोर्ट कर देगा बाहर स्टेट में, भारत के अलग अलग प्रदेशों में, या फिर बाहर भारत से। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आदिवासियों को उनके प्रोडक्ट के पैसे मिल जाएंगे और उनका माल जो है वो उसे एक मार्केट भी मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो है उनकी आर्थिक मदद हो पाएगी, और जब आर्थिक मदद होगी तो उनका विकास भी होगा, शैक्षिक भी, आर्थिक भी और सामाजिक भी। ठीक है। तो अभी ये किस राज्य को जो है मॉडल राज्य घोषित किया गया है बंधन विकास योजना के अंतर्गत, जिसने ज्यादा अच्छा काम किया है वो आपका मणिपुर। ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है स्टेट, उत्तर पूर्व राज्य हमारा, असम, मणिपुर और त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब पास पास में है। 8 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के, जिन्हें 8 बहनें कहा जाता है, उसमें से मणिपुर को जो है बंधन विकास योजना के तहत जो राज्य को सबसे आदर्श मॉडल घोषित किया गया है। ठीक है। यह अच्छा काम हुआ इस क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ई एप्लीकेशन श्रमिक कल्याण पोर्टल की शुरुआत की गई? तो दोस्तों ये आपके पास रेल मंत्रालय के द्वारा, ये मुझे लगता है कल हो गया था क्वेश्चन, कोई नहीं आज से रहते। तो रेल मंत्रालय के द्वारा जो है ये श्रमिक विकास पोर्टल मतलब की शुरुआत की गई है, और ये श्रमिक विकास पोर्टल क्या काम करेगा, रेलवे में श्रमिकों के हितों के लिए काम करेगा। यानी जो है आपके पास रेलवे में श्रमिकों के हितों के लिए काम करेगा श्रमिक कल्याण पोर्टल। किस मंत्रालय द्वारा है ये? रेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास केवल इतनी है, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं। आज थोड़ी छोटी क्लास है, कोई नहीं, 2 दिन से छोटी क्लास हो रही है इन्हीं कारण बस। ठीक है। कुछ मतलब कुछ कारण है कि दूसरी क्लास भी करनी पड़ती है, मतलब होती है, या और अदर कारण होते हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि दोस्तों कल से आपको, कल की क्लास आपकी काफी बड़ी रहेगी और उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे एक बार फिर मैं बताता हूँ कि यूट्यूब चैनल है ओनली एग्जाम फोकस के नाम से, इसे आप सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ से आपको हर वीडियो के बारे में मिलता है, पता चलता रहेगा। यहाँ आपको PDF या हर प्रकार की नॉलेज मिलती रहेगी। फेसबुक पर भी आप जो है लाइक कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई समस्या है किसी प्रकार से चैनल से जुड़ने में कुछ भी, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकेंड लगता है केवल चैनल को सब्सक्राइब करने में। आपने देखा और देख के एकदम छोड़ दिया, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपने देखा और आपको अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग भी आपके लिए बेहतर चीजों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। शुरुआती चरण है दोस्तों चैनल का, ये आप भली भांति सब जानते हैं, और धीरे धीरे चैनल जो है ये पौधा है अभी, और इसे हमें सींचना है आप लोगों के सहयोग से और अपने सहयोग से। और जब ये फल बन जाएगा दोस्तों, वो मतलब पेड़ बन जाएगा, तो ये संस्थान जो है बेहतर क्वालिटी के मतलब बेहतर क्वालिटी का कंटेंट उपलब्ध कराकर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी हर संभव मदद भी करेगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक है, और आप लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। इस मुश्किल भरे दौर में भी आप अपनी हिम्मत ना हारें और लगातार स्टडी करते रहें, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह आती है दोस्तों, और आंधियों के बाद जो है, हर आंधी के बाद छोटा जो तिनका होता है वो दृढ़ता से सामना करता है उसका, और फिर खड़ा हो जाता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल। और इस समय दोस्तों बस आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है और लगातार स्टडी करनी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आपका चैनल पर आने के लिए। जय हिंद दोस्तों।